प्यारे श्रोताओं, सुनो कहानी के तहत आइए आज सुनाते हैं कहानी सौत। लेखिका है शिवानी जी। जी हाँ, जाना पहचाना नाम है गौरापंत शिवानी जी का और वाचन स्वर है सेन निलय। और हाँ, यदि आपने मेरी पिछली कहानी जहारा नहीं सुनी है तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि उसे आप ज़रूर सुने। तो आइए सुनते हैं कहानी सौत। मुझे जब उस बार एक मीटिंग में भाग लेने बंबई जाना पड़ा तब मेरे सम्मुख मुख्य समस्या आई थी आवास की। कहाँ रहूंगी वहाँ। तभी अचानक याद आया कि नीरा भी तो वहाँ रहती है। नीरा मेरे दूर संपर्क की चचेरी ननद थी। पहले उसे यूं अचानक अपने आगमन की सूचना देने पर भी संकोच हुआ था मुझे। अब जनसंकुल बंबई का जीवन कितना कठिन है और वहाँ के संकुचित सीमित आवास में आतिथ्य निभाने में मेजबान के प्राण कैसे कंठगत हो जाते हैं। ये सब जानकर भी मुझे नीरा को लिखना ही पड़ा था, क्योंकि किसी होटल में रहने का साहस मैं अंत तक नहीं संजो पाई थी। पर नीरा का फ्लैट छोटा होने पर भी बड़ा सुंदर था। 32 फ्लैटों के गुलदस्ते रात को दूर से देखने पर किसी बंदरगाह पर खड़े सुंदर जहाजों से ही लगते थे। नीरा को बंबई का जीवन बहुत पसंद था। 3 वर्षों के बंबई प्रवास ने उसका कायाकल्प कर दिया था। वैसे भी वह पिथौरागढ़ के उस अनजाने ग्राम से बंबई आई थी जहां उसके विवाह तक कुमाऊं मोटर यूनियन की बस भी नहीं पहुंच पाई थी। उन दिनों मोटर रोड निर्माण का कार्य चल रहा था। मुझे आज भी याद है और अच्छी तरह याद है। उसके लग्न का समय बीता जा रहा था और उसकी बारात द्वारे नहीं पहुंची थी। बड़ी देर बाद उसकी बारात के थके मांदे बाराती बिना किसी बैंड बाजे के ऐसे चले आए थे जैसे कोई मातमी जुलूस हो। पहाड़ी लद्दू घोड़े पर बैठा उसका सजीला दूल्हा भी वर्षा की बौछार में भीगा भागा एकदम ही अनाकर्षक लग रहा था। पर उधर नीरा आकर्षक न होने पर भी कामदार लहंगे दुपट्टे में बड़ी प्यारी लग रही थी। नए गहने कपड़े और नवीन जीवन साथी का उल्लास, हाय हाय। उसके गदबदे गोल मटोल चेहरे पर लज्जा का अंगराग बिखेर उसकी उजली हंसी को और भी उजली बना गया था। वहां रात का खाना उसकी एक सहेली राज्यम नित्य नीरा के साथ खाती थी। मैं वहां नीरा का व्यवहार, फूर्ति और पाक कौशल देखकर मुग्ध हो गई थी। एक बालिश थी कि अपनी उस गुफा से सकरे चौकी में उसने इतनी चीजें कब बना दी और कैसे। न उसके पास कोई नौकर था न महरी। फिर भी मैं जितनी देर मीटिंग में रही उसने न जाने क्या क्या बना लिया था। पूड़ी, कचौड़ी, 3 तरह की सूखी रसेदार सब्जियां, ठेठ पहाड़ी रायता और मीठी चटनी। बंबई में भी उसने उत्तराखंड के स्वादिष्ट पकवानों की महिमा को पूर्ण रूप से साकार कर दिया। तो मैं अवाक रह गई। कुमाऊं के पकवान देखने में जितने ही आडंबरहीन और अनाकर्षक होते हैं, खाने में उतने ही सुस्वादु और मौलिक। उन सरल पकवानों की भूमिका कितनी दुरूह होती है यह मैं जानती थी। मैंने पूछा, अरे ऐसे कुरकुरे सिंगल तो पहाड़ की बड़ी बूढ़ियां भी नहीं बना पाती होंगी, और यह करड़ी ककड़ी कहाँ मिल गई तुझे। नीरा बोली, बाबूजी अल्मोड़ी से लाए थे। ठीक उसी दिन मुझे तुम्हारा तार मिला तो मैंने उठाकर फ्रीज में रख दिया। सोचा तुम आओगी तो ठेठ पहाड़ी दावत करूंगी। ये रायता राज्यम को भी बहुत पसंद है। क्यों, है ना राज्यम। पर उसकी भोजन प्रिया सहेली को उत्तर देने का अवकाश ही कहाँ था। उस दिन दावत लगभग 3 घंटे चली थी। इस बीच उस चपला सुंदरी राज्यम की उपस्थिति ने मुझे अपनी सरल ननद के प्रति आशंकित ही किया था। खाना खाने के बाद अचानक नीरा को याद आया कि वह मीठे पान का प्रबंध करना भूल गई है। वह चौंकते सी बोली, हाय राम, मैं तो भूल ही गई थी कि आप पान खाती हैं। वैसे चौपाटी तो यहाँ से दूर नहीं है। पर तभी उसकी सहेली जो मद्रासी थी राज्यम बोल पड़ी, अरे क्या पर करता है, हम अभी लाएगा। चलो तो महेश, निकालो अपना स्कूटर। मैं स्तब्ध रह गई। इतनी रात को क्या यह लड़की अपनी सतखुली मैक्सी में महेश की कमर में हाथ डाल मेरे लिए पान लेने जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे पान की ऐसी कोई आदत नहीं है, मैंने कहा। पर मेरी भोली ननद के चेहरे पर अपनी सखी के प्रति कृतज्ञता की सहस्र किरणें फूट रही थी। बोली, प्लीज राज्यम, पूरा भर के लेती आना, मैं फ्रिज में रख दूंगी। और फिर मेरी भय त्रस्त आंखों के सामने वह अपनी सखी के सहचर की कमर में हाथ डाले हवा से निकल गई।
बड़ी देर बाद दोनों पान लेकर लौटे तो मैंने कठोर दृष्टि से महेश को घूरा। उसे मैं क्या आज से जानती थी? फटे कोट की बाह से नाक पूछता महेश प्रायः ही तो हमारे यहाँ कभी पिता के लिए शिव पुराण मांगने आता, कभी विष्णु पुराण। उसके पिता गोविंद बल्लभ पांडे हमारे कुल पुरोहित थे और मेरा ही नहीं, मेरे सब भाई बहनों का षष्ठी पूजन उन्होंने ही किया था। मैं देख रही थी कि महेश मेरी आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा है। जब नीरा की सहेली विदा हुई तब वह मेरा बिस्तर लगाने मेरे कमरे में आई और बोली, भाभी कैसी लगी मेरी सहेली? है ना गजब की लड़की। इसके होटल में कोई भी वीआईपी अतिथि आए, इसकी ड्यूटी न हो तब भी इसे ही बुलाया जाता है। मैंने कहा, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी सखी के व्यक्तित्व की सृष्टि ही विधाता ने पुरुषों का आतिथ्य निभाने के लिए ही की है। पर भोली नीरा ने मेरे उत्तर के व्यंग को एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दिया। वह फिर उसी उत्साह से बोली, अच्छी लगी ना तुम्हें भाभी? मैंने कहा, नहीं, न चाहने पर भी मेरे हृदय की बात होठों पर फिसल आई। वह बोली, क्यों? चादर की सिलवटें ठीक करते उसके दोनों हाथ रुक गए। मैंने कहा, इसलिए कि मुझे स्कूल कॉलेज न जाने वाले लड़के और ससुराल न जाने वाली लड़कियां जरा भी अच्छी नहीं लगती। नीरा हंसकर बोली, तो क्या हुआ, उसके पति तो यहाँ आते रहते हैं। फिर बेचारी करी भी क्या, सास बेहद तेज है। मैं 3 दिन तक नीरा की अतिथि बनी रही और उन 3 दिनों की संक्षिप्त अवधि में ही उसकी उस चतुरा सहेली का व्यवहार मुझे स्तब्ध कर गया। नित्य प्रायः वह महेश के ऑफिस जाने तक नीरा के यहाँ ही डटी रहती। मैं अपने कमरे से देखती, वह महेश के कमरे में बैठी खिलखिला रही है और मेरी मूर्खा ननद चौके में भाड़ झोंक रही है। चाय नाश्ता वहीं से लेकर वह होटल जाती और 5 बजे लौटती। फिर रात का खाना भी उसका उसी के यहाँ रहता। बड़ी रात तक ताश चलता, गिलासों की खनक से ही मैं जान जाती और ताशों के जोर जोर से पटके जाने और असंस्कारी कहकहों के पीछे किसी गहरे जलपान का बहुत बड़ा योगदान है, यह मैं अच्छे से जान जाती। जी मैं आता उसी क्षण अपनी बुद्धिहीना ननद को कमरे में बुलाकर झापड़ कस दूं। पर 3 दिन के लिए जिस स्नेही ननद के गृह में अतिथि बनकर आई थी, उसके निर्मल चित्त में संदेह का व्यर्थ बीजारोपण करके मुझे मिलता भी क्या? हो सकता था वह संदेह मेरी आवश्यकता से अधिक संस्कारग्रस्त देहाती चित्त की कल्पना मात्र हो। क्या पता आधुनिक पतिव्रता की मान्यताएं हमारी मान्यताओं से भिन्न हो। चलते चलते मैंने उसे सावधान कर ही दिया था। देखो नीरा, तुम बहुत भोली हो। फ्लैट का जीवन निश्चय ही कुछ अंशों में मनुष्य के जीवन को अनुभवों से समृद्ध करता है, किंतु इसके लिए तुम फ्लैट वासियों को अपनी बहुमूल्य धरोहर भी खोनी पड़ती है, और वह है तुम लोगों की प्राइवेसी। और किसी भी परिवार के सुख के लिए इस प्राइवेसी का अक्षुण्ण रहना अनिवार्य होता है। यहाँ तो तुम्हारी छींक, खांसी या डकार तक पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं रहता। उसी क्षण वह दूसरे परिवार की छींक खांसी बन जाती है। तुम्हारी सखी से तुम्हारी ऐसी मैत्री देखकर बड़ा आनंद आया, किंतु एक अंग्रेजी की कहावत सुनी है तुमने, अंतरंगता घृणा की जननी होती है। इसे मत भूलना नीरा। नीरा झट से बोल पड़ी, हाय भाभी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी से लड़ूंगी? मैं फिर कह ही क्या सकती थी। मैं जब रात की गाड़ी से चलने लगी तब नीरा की सहेली फिर मेरे लिए स्कूटर भगाती पान ले आई थी। मैंने पूरा बटुए में डाल लिया और जैसे ही स्टेशन पीछे छूटा, मैंने बधा पूरा खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर 1 वर्ष तक मुझे नीरा की कोई खबर नहीं मिली। पिछली बार एक शादी में पहाड़ गई, तब उसकी माँ मिल गई। कभी उनकी गाय घोड़ी बनना के बिना कोई भी विवाह उत्सव संपन्न नहीं होता था। उस दिन एक निर्जन कोने में ऐसे बैठी थी कि पहले मैं उन्हें देख भी नहीं पाई। नन्हे से घूंघट की यौनिका में उनका उतरा कुमलाया चेहरा देख मैं स्तब्ध रह गई। क्या हो गया था मेरी इस आनंदी सास को? अभी 2 वर्ष पूर्व नीरा के भाई की शादी में उन्होंने मेरे ससुर के सूट बूट में लैस हो कभी गोरे साहब आओ बंगले में, और कभी पहाड़ की सरल ब्राह्मणी का अपूर्व अभिनय कर हमें हंसा हंसा कर मार डाला था, और फिर तत्काल कंठ का पैतरा बदल जनानी कांपती आवाज में थरथराकर गाती, हाथ जोड़ू गौरा मैं तो बीवी बामणी। मैंने उन्हें देखते ही हंसकर ढोलक उनकी ओर लुढ़का दी
और कहा, लो चाची, ये क्या मुंह लटकाए बैठी हो जाए कड़कती सी घोड़ी। दुर्बल हाथों से ढोलक को मेरी ही ओर वापसी ढलान में लुढ़का उन्होंने अपनी डबडबाई आंखें फेर ली। तभी मेरी देवरानी ने मुझे चिंकुटी काटी और कहा, क्या कह रही हो दीदी, आज पहली बार तो औरतों में आकर बैठी हैं, नहीं तो अम्मा जी ने तो पलंग ही पकड़ ली थी। मैंने धीरे से पूछा, क्यों? देवरानी बोली, सुना नहीं तुमने? अभागा महेश नाक कटाकर अपनी पड़ोसन के साथ नौकरी छोड़छाड़ मद्रास भाग गया है। नीरा का तार पाकर बाबूजी उसे यहाँ लिवा ले आए हैं। पर लाने से क्या होता है दीदी, दिन रात कमरे में गुमसुम पड़ी रहती है। कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, कहते हैं दिमाग का मर्ज है, किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाइए। हृदय पर कोई भारी आघात लगा है। अब इससे बड़ा आघात किसी भी नारी को और लग भी क्या सकता था। मैं उस आनंद उत्सव के बीच सिर लटकाए बैठी चाची के उस वेदना विदुर चेहरे की ओर दूसरी बार आंख उठाकर नहीं देख पाई। चलने लगी तो देवरानी चांदी की तश्तरी में पान ले आई और बोली, लो भाभी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम पान खाती हो। ठीक 1 वर्ष पहले ये ही शब्द नीरा ने भी कहे थे। मैंने कहा, नहीं, मैं पान नहीं खाती। मैंने तश्तरी खिसका दी और उठ गई। वैसे भी नीरा की सौत मेरे लिए पान लेने न जाती तब भी होनी होकर ही रहती। पर मुझे बार बार यही लगता है कि वह पृथ्वीराज संयुक्ता की जोड़ी यदि आधी आधी रात को मेरे लिए पान लेने न जाती तो शायद नीरा का उतना बड़ा सर्वनाश भी नहीं होता।